मैं सूर्यभान सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम ये सीरीज़ को आगे बढ़ा ही रहे हैं, आज देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, जिसमें रैंकिंग हो, स्पोर्ट्स हो, अवार्ड हो, ये सारी चीज़ों को हमने मेंशन किया है आज के वीडियो में। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए देखिएगा। ये पूछना चाह रहा है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी है। देख सकते हो, वैश्विक पेंशन सूचकांक बोलो या ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग पूछी गई है। याद रखिएगा, इसको एक संस्था जारी करती है। कौन सी संस्था? इसको लिखिए जारीकर्ता। मतलब कौन सी संस्था जारी करती है? जारीकर्ता। ठीक है, जारीकर्ता में याद रखना मर्सर CFA इंस्टीट्यूट, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा यह ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसका हाल ही में 2023 की रिपोर्ट पर देखना पहले नंबर पर रहा है, फर्स्ट नंबर पर रहा है नीदरलैंड। कौन सा? नीदरलैंड। ओके। वहीं यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत रहा है 45 नंबर पे। कौन से नंबर पे? 45 नंबर पे आउट ऑफ 47 कंट्री। मतलब 47 देशों की लिस्ट में कुल देश जिस इस इंडेक्स में जितने शामिल किए हैं उसमें 47 है, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 45। आपको एक चीज याद होना चाहिए कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग है इस बार 45। वहीं यदि 2022 की बात करूं तो भारत की रैंकिंग थी 44, इस बार कितनी हो गई है? 45। और कुल देश कितने हैं? 47। पहले नंबर पे कौन सा देश है? नीदरलैंड। इतना कम से कम याद होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 45। दोस्तों, इस ऑप्शन से मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, अच्छे से ध्यान से देखना। पहला तो ये 40वें नंबर पे रहा है भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। मतलब वैश्विक पेंशन सूचकांक के अलावा मैं कुछ और इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बता रहा हूं। 40वें नंबर पे भारत रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। दूसरा 111 नंबर पे रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। कुछ दिन पहले हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 2023 कितना रहा है? 111। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी रही है? 40। वहीं 161 में याद रखना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग रही है 161। वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40 और 45 नंबर किसमें? वैश्विक पेंशन सूचकांक में। ठीक है, चलिए इतना कम से कम याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा, रघुवर दास को कौन से राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? रघुवर दास से याद रखना, रघुवर दास ये पूर्व में झारखंड के क्या रह चुके हैं? झारखंड के CM, मुख्यमंत्री। ठीक है, इनको ही हाल ही में कहां के, कौन से राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए? याद रखना, इनको बनाया गया है उड़ीसा के नए राज्यपाल। कहां के? उड़ीसा के राज्यपाल। कहां के? उड़ीसा के। ओके। एक इनके अलावा याद रखना, ठीक है, मैं थोड़ा सा यदि बैकग्राउंड में जाऊं तो
जो राज्यपाल की नियुक्ति है, नियुक्ति अपॉइंटमेंट, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और यदि ये नियुक्ति बोलूं तो कौन से संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है, तो याद रखना आर्टिकल 155 बात करता है राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से नहीं करेगा, मंत्री परिषद के सलाह पे, ठीक है। और उसमें भी बोल सकते हो तो प्रधानमंत्री के सलाह पे, प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, 155। और मैं बात करूं रघुवर दास की, तो हाल ही में उन्हें उड़ीसा के नए राज्यपाल बनाया गया है, याद रहेगा, ठीक है। उड़ीसा के बारे में जानते ही होंगे, वर्तमान में नवीन पटनायक जी सीएम है, नवीन पटनायक, ठीक है, सीएम है, ओके। एक और चीज, दो लोग बने हैं, दूसरा गवर्नर की बात करूं तो याद रखना, ठीक है, दूसरे गवर्नर हैं त्रिपुरा के, भी चेंज हुए हैं त्रिपुरा के, और नाम है इनका इंद्र सेना रेड्डी। कहने का मतलब यह है दो राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं, पहला उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं रघुवर दास, और दूसरा त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं इंद्र सेना रेड्डी, इतना याद रखिएगा। और वहीं राज्यपालों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, याद रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छे से समझिएगा, इसको अच्छे से समझाने जा रहा हूं। रबी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए चना का समर्थन मूल्य 53-35 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। दोस्तों हमारे भारत में आप सभी जानते होंगे, यदि फसल का वर्गीकरण देखूं तो 3 टाइप के फसल होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। एक होता है खरीफ फसल, खरीफ, दूसरा होता है रबी, और तीसरा होता है जायद। कौन सा, जायद। थोड़ा थोड़ा यदि हम बात करें तो खरीफ फसल में आप देखते हो सबसे इंपॉर्टेंट फसल चावल मतलब धान, दूसरा सोयाबीन, रबी में देखते हो गेहूं, सरसों, चना, वही जायद में आपको मिलता है ककड़ी, खरबूज, तरबूज, खीरा, ये सब दिखते हैं, ठीक है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप सभी जानते होंगे, मोस्टली 50% लोग कृषि में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बोल सकते हो, डिपेंड है, ठीक है, आजीविका चलाने के लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा फसलों के उत्पादन में प्रोत्साहन देने के लिए, फसलों, ताकि जो कृषक है उत्पादन में बढ़ोतरी कर पाए, तो इसी को देखकर प्रति वर्ष खरीफ रबी फसल के लिए क्या किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। ये सारी चीजें समझ आ रही है। इसमें आपको एक टर्म दिखेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य को आप लोग बोलते हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। साधारण भाषा में बात करूं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस मूल्य पर सरकार किसानों को गारंटी देती है उसके फसल को खरीदने की, ठीक है, सरकार के द्वारा खरीदने की गारंटी, ठीक है। सरकार द्वारा खरीदने की गारंटी किसको, फसल को, ओके। न्यूनतम समर्थन मूल्य समझ आ गया, ठीक है। दूसरी चीज याद रखना, ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है बाध्यकारी नहीं है जी। सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही है आज भारत में,
जैसे आप एक बहुत बड़े किसान नेता को जानते होंगे, राकेश टिकैत, उनका आंदोलन बार बार होता रहता है और कहीं ना कहीं उनका मांग भी वाजिब है। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको कानूनी रूप दिया जाए। मतलब जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा किया गया है, सरकार को बाध्यकारी होना चाहिए कि उनके फसल को खरीदे, लेकिन यहां घोषणा कर देते हैं, सरकार खरीदती नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, ठीक है। तो इसी क्रम में एमएसपी के लिए एक संस्था है, मैं दूसरे पेज ले रहा हूं। देखिए, संस्था का नाम है CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज, जिसको बोलते हो कृषि एवं लागत मूल्य, कृषि एवं लागत मूल्य में एक महत्वपूर्ण आपको संस्था देखने को मिलेगा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करती है, और वो बॉडी का नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसको आप बोलते हो कृषि एवं लागत आयोग। इनकी अनुशंसा होती है, अनुशंसा रिकमेंड करता है, ठीक है, अनुशंसा, ठीक। इनके अनुशंसा पर जो अनुमोदन, जो अप्रूवल देता है, अप्रूवल मतलब अनुमोदन कौन करता है, किसको? एमएसपी को अनुमोदन, एमएसपी की अनुशंसा, एमएसपी की अनुशंसा कौन कर रहा है? सीएसीपी। और एमएसपी का अनुमोदन कौन कर रहा है? अनुमोदन, याद रखिएगा, एमएसपी का अनुमोदन करता है आर्थिक मंत्रालय की कैबिनेट समिति। समझ पा रहे हो? ये चीजें एकदम क्लियर होना चाहिए, आपको फंसाने के लिए ऐसा पूछ सकता है। किसकी अनुशंसा? सीएसीपी की, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और किसका अप्रूवल? आर्थिक मंत्रालय की कैबिनेट समिति। याद रहेगा? ठीक है। इसके अलावा याद रखना इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्ट की यदि मैं बात करूं, वर्तमान में 23 फसलों के लिए, कितने? 23 फसलों के लिए क्या जारी होता है? एमएसपी, ओके। और ये 23 फसल को यदि मैं बांट दूं तो याद रखना 14 फसल किसके हैं? खरीफ के मिलेंगे आपको, 14 फसल खरीफ के, 6 फसल रबी के, ठीक। 14 और 6 20, 2 फसल वाणिज्यिक हैं और 1 मिलेगा आपको गन्ना, ठीक। ये 23 फसल हैं जिसके लिए क्या जारी होता है? एमएसपी। और वर्तमान में ये सारी चीजें बताने का क्या कारण था उसको समझ जाओगे। मैं एक स्लाइड में दिखाना चाह रहा हूं, ये देख सकते हो। चने की एमएसपी में एमएसपी 54-40 रुपए प्रति क्विंटल हुई। मतलब हाल ही में कैबिनेट समिति ने अप्रूवल दिया खरीफ बोलता हूं, रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि के लिए। देख सकते हो कितने फसल हैं रबी में? इसको ब्लैक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। और हमने क्वेश्चन में देखा था चना का पूछा था, 53-35 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो याद रखना 54-40 रुपए। ये चीजें क्लियर है? अब क्या हुआ? कितने ने? इस स्लाइड को नहीं समझाता, वहीं तक ले लेंगे, ठीक है। कहां तक आया था? देखिए, याद रखना चने की कितनी वृद्धि की गई है, मतलब 53, क्वेश्चन में देख सकते हो 53-35 से बढ़ाकर चने की समर्थन मूल्य को कितना बढ़ा दिया गया है? तो याद रखिएगा 54-40 रुपया कर दिया गया है प्रति क्विंटल,
ठीक है, ये कम से कम बेटा याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, 69th नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड जो मिला है उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है। यदि मैं बात करूं तो 69th नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड की, तो याद रखिएगा चूंकि इसकी घोषणा 2 या 1 महीने पहले हो गई थी, हाल ही में माननीय राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया गया है, इसलिए यह क्वेश्चन है करंट अफेयर में। याद रखना बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है इस बार मिला है अल्लू अर्जुन को। किनको? अल्लू अर्जुन को। फिल्म का नाम है पुष्पा, नाम है पुष्पा। फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को 69वें नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट चीजें मैं दूसरे स्लाइड में बताने जा रहा हूं, याद रखना। जैसे देख सकते हो, ये देखिएगा बेस्ट एक्टर के लिए किनको मिला है, बेस्ट एक्टर के लिए मिला है अल्लू अर्जुन, देख सकते हो अल्लू अर्जुन। पुष्पा द राइज बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है आलिया भट्ट और कृति सेनन। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को मिमी के लिए, देख सकते हो आलिया भट्ट काठियावाड़ी, गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन मिमी। इसके अलावा और चीज याद रखना, बेस्ट फीचर फिल्म मतलब 69th नंबर का नेशनल फिल्म जो अवार्ड मिला है उसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है, तो याद रखिएगा रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ठीक है, चलिए बेस्ट हिंदी फिल्म जानते ही हो सरदार उधम। इन सब के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को, याद रखना। इसी में दिया गया है 53rd नंबर का, क्या 53rd नंबर का दिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड। और ये अवार्ड मिला है, हम बार बार इनके नामों पे चर्चा कर चुके हैं, वहीदा रहमान। अब ये याद हो जाना चाहिए, वहीदा रहमान। ठीक है, इन चीजों को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए डेनियल नोबोआ किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। चूंकि हम जब करंट अफेयर को जितने भी पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसमें एक सेगमेंट आता है न्यू पीएम या न्यू प्रेसिडेंट। इसी कॉन्टेक्ट नाम आया है डेनियल नोबोआ। ठीक है, नोबोआ, अजीब नाम है थोड़ा सा, डेनियल नोबोआ। याद रखना ये बने हैं इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति। वही इक्वाडोर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसको आपको देखने को मिलेगा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के, ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम दिशा में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एक देश है इक्वाडोर। और इसके नाम से भी स्पष्ट है इक्वाडोर ही क्यों, क्योंकि यहां से होके इक्वेटर लाइन गुजरती, कौन, इक्वेटर, इसलिए इस देश का नाम पड़ा है इक्वाडोर। और वहीं के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, डेनियल नोबोआ। याद रहेगा। दूसरा चीज इस इक्वाडोर से याद रखना, इसकी राजधानी है क्वीटो। ठीक है, और इसके अलावा बार बार पूछा जाता है माउंट कोटापेक्सी नामक जो ज्वालामुखी है, कहाँ है, याद रखना एक ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है ज्वालामुखी जो कि स्थित है, ये भी कहाँ स्थित है, इक्वाडोर में। ठीक है, दो चीज याद रखिए, नए राष्ट्रपति इक्वाडोर इसलिए क्योंकि इस देश मतलब ये इक्वेटर में स्थित है, इसलिए इसका नाम पड़ा है इक्वाडोर। ठीक है,
तीसरा चीज, इसकी राजधानी क्विटो है और यह देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और एक अन्य फैक्ट हमने जाना, माउंट कोटोपेक्सी नामक एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वह भी कहां स्थित है? इक्वाडोर में, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। न्यूजीलैंड के हाल ही में चेंज हुए, इसको याद रखना, क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है, एक दो दिन पहले पढ़े हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र, भारत है, भार नहीं है वो, ये है भारत, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? याद रखना, ये बात हो रही है यूनाइटेड नेशन की। मतलब ये तो तय है कि यूनाइटेड नेशन में भारत के प्रधानमंत्री बार बार अपना उद्बोधन देने के लिए तो नहीं जाएंगे, तो भारत की ओर से किसी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को वहां अपॉइंट किया जाता है, ताकि भारत के कॉन्टेक्स्ट, मतलब भारत की जितने भी बातें हैं, बातें बोल सकते हो, भारत के सॉरी यार, वर्ड नहीं आते कभी कभी। मतलब कहने का यह है कि भारत के पक्ष को रखने के लिए भारत की ओर से एक व्यक्ति को यूनाइटेड नेशन में अपॉइंट किया जाता है। यहीं से क्वेश्चन बना है, कुछ दिन पहले की बात है, पहले थे रुचिरा कंबोज। कौन थे? रुचिरा कंबोज। लेकिन अब इनके जगह में अरिंदम बागची। मतलब अब यदि पूछे यूनाइटेड नेशन में भारत के लिए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बन गए हैं, तो याद रखना अरिंदम बागची। अरिंदम बागची, ठीक है, स्थायी प्रतिनिधि। उसी यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है जो अभी बहुत बार आलोचना के शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल फलस्तीन युद्ध हो या बोल सकते हो रूस यूक्रेन युद्ध हो, कहीं ना कहीं ये अब अपनी जो बोल सकते हो प्रासंगिकता है बार बार खो रहा है जी, कुछ नहीं कर पा रहा है। जितने भी युद्ध हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं शांति के प्रस्ताव को लेके कुछ कर ही नहीं रहे, इसलिए अपनी प्रासंगिकता यूनाइटेड नेशन खो रहा है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन की बात करें तो अपने को आंसर होना चाहिए अरिंदम बागची, यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। चलिए, इसके बाद याद रखना, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया? इसका आंसर याद रखना, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ है क्या? WHO का शिखर सम्मेलन। वही WHO है जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा में। कहां पे? जेनेवा में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सबमिट से भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद होना चाहिए, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहां हुआ इस बार? जर्मनी में, ठीक है। दूसरा चीज, भारत में इस बार हुआ है G20, ठीक है। इसके अलावा SCO भारत ने 2023 की अध्यक्षता किया है, वहीं 2024 में ब्राजील करेगा G20 प्रेसिडेंसी। मतलब G20 की 2024 में अध्यक्षता करने वाला है ब्राजील, रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की है? याद रखना, ये 2+2 वार्ता कुछ नहीं है, दो देशों के
दो लोग मिलेंगे जी, कौन कौन? एक है रक्षा मंत्री, दूसरा है विदेश मंत्री। हाल ही में इसकी शुरुआत पहली बार की गई है कौन से देश के साथ? तो याद रखना, ब्रिटेन के साथ हमने 2+2 वार्ता का शुभारंभ किया है। चूंकि इससे पहले भी हम ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए से 2+2 वार्ता कर चुके हैं। कहीं ना कहीं ये 2+2 वार्ता का उद्देश्य, ब्रिटेन के अलावा भी हमने इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के साथ भी 2+2 वार्ता कर चुके हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं 2+2 वार्ता का एक ही उद्देश्य होता है, दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसको आगे और बढ़ाना, जिसमें दोनों देशों के संबंध और ज़्यादा शक्तिशाली हो। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं थोड़ा सा यदि फ्लैशबैक में ले जाऊं, हमने क्या क्या देखा, तो मैं क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। पहला देखा हमने वैश्विक पेंशन सूचकांक। दूसरा, जो हाल ही में अपॉइंट हुआ है राज्यपाल की नियुक्तियां कहां कहां, उड़ीसा और त्रिपुरा में। तीसरा, इसके बाद देखा जो एमएसपी जारी होता है, चने की एमएसपी कितने बढ़ाकर कितना कर दिया गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा 69वें नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड। इसके बाद एक दूसरे देश के जो राष्ट्रपति चेंज हुए हैं, नाम है डेनियल नोबोआ, कहां के? इक्वाडोर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। तत्पश्चात विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन कहां हुआ? जर्मनी के बर्लिन में। और ये आज का अंतिम सवाल था, 2+2 वार्ता किसके साथ भारत ने किया? तो याद रखना, ब्रिटेन के साथ। आज का ये अंतिम सवाल था। अगेन, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।